Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC NET Management Unit number 2. So let's start with question number 1. So question number 1 is, which one of the following is the characteristic of organizational climate? So before answering this question, हमें समझना पड़ेगा कि organizational climate क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जिसे एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस में एक्सपीरियंस करता है या फील करता है, उससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत सारे फैक्टर्स से बनता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, कम्युनिकेशन ओपन है या नहीं, वर्क प्लेस सपोर्टिव है या नहीं, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच रिलेशनशिप कैसा है. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एम्प्लॉयज़ को जो फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ठीक है. नाउ लेट्स एनालाइज द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए क्या कहता है कि देयर आर पॉलिसीज that set forth the organization's beliefs about how employees and or our customers are to be treated. ठीक है. तो इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस होती हैं जो ये बताती हैं कि एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है. ठीक है. लेकिन ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ और वैल्यूज़ से. ठीक है. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करूं तो वो क्या करते हैं कि वो किससे रिलेटेड होती है? वो रिलेटेड होती है कि एम्प्लॉयज़ एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं. राइट. तो इसके लिए ऑप्शन ए को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से. अब ऑप्शन बी क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिहेवियर स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है. अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नॉर्म से, है ना. ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म से, स्टैंडर्ड से रिलेटेड है. लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है क्लाइमेट की, तो अपन इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. अब ऑप्शन सी के मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर दे यूज़ कॉमन लैंग्वेज. इसका मतलब है कि जब एम्प्लॉय एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. अब ये भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेटेड है तो इसको भी मैंने एलिमिनेट कर देंगे. तो ऑप्शन सी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन ए को हम कर चुके हैं, बी को कर चुके हैं, सी को एलिमिनेट कर चुके हैं. अब हम समझेंगे ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं. ऑप्शन डी बोल रहा है दिस इज एन ओवरऑल फीलिंग दैट इज कन्वेड बाय द फिजिकल लेआउट एंड द वे पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट. अब यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल फीलिंग की, जो एक्चुअली किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से, है ना. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मीनिंग होता है कि ओवरऑल फीलिंग ऑफ एम्प्लॉय, है ना. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. तो किसी भी अगर क्वेश्चन का हमें आंसर करना है तो सबसे पहले हमको उसके क्वेश्चन की मीनिंग पता होनी चाहिए. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग पता है तो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन, है ना. और यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बनता है, अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की जगह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता तो कल्चर हमें किसकी बात करते हैं? कल्चर में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ की, है ना. ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव्स की, नॉर्म्स की, ट्रेडिशंस की. और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में बात होती है ओवरऑल फीलिंग की. करेक्ट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो इस क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन के स्टेप्स को सही सीक्वेंस में हमको क्या करना है? अरेंज करना है. तो पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन क्या होता है ना. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू न्यू एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, वैल्यूज, रूल्स, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर को सीखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होते हैं. ठीक है. तो जब कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको सारी पॉलिसीज, रूल्स बताते हैं जिससे वो इफेक्टिवली काम कर सके. ठीक है. तो अब अपन सोशलाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या समझेंगे कि पहला स्टेप कौन सा? ऑप्शन नंबर सी. सबसे पहले क्या करना? ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करना. तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेप. और अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो जैसे ही हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम एम्प्लॉय को एक सुपरवाइजर, एक मेंटोर असाइन करते हैं जो एम्प्लॉय को क्या करता है? गाइड करता है. तो जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप. ठीक है. जैसे ही अगर हमने सुपरवाइजर उसको असाइन कर दिया, मेंटोर असाइन कर दिया, वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा
हमारा एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली काम कर सकेगा, उसको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको सुपरवाइजर असाइन कर दिया। अब हम उसको क्या देंगे, अब हम उसको चैलेंजिंग जॉब देंगे, है ना। अब हम उसको जॉब असाइन करेंगे और जॉब असाइन करने के बाद हम उसको देंगे प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम उसको रेलेवेंट ट्रेनिंग देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी होगा थर्ड स्टेप यहाँ पे, एंड ऑप्शन जो ई है वो हमारा फोर्थ स्टेप होगा रेलेवेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का पर्पस क्या, ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, है ना, जिससे वो जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमारा फोर्थ स्टेप होगा। और जो हमारा फाइनल स्टेप होगा वो होगा फीडबैक। एम्प्लॉय को टाइमली और कंसिस्टेंट फीडबैक देते रहना, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, CABEND। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस डिस्कस अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू पे ऑफ। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है जो अल्टीरियर ट्रांजैक्शन और साइकोलॉजिकल पे ऑफ को एक्सप्लेन करता। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को किसने डेवलप किया था। तो आप कहीं पे नोट कर लो कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को एरिक बर्न ने डेवलप किया था। ओके, अब ऑप्शन समझने से पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसको एरिक बर्न ने डेवलप किया था और जो एक्सप्लेन करती है कि जब लोग कम्युनिकेशन के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर क्या है, 3 ईगो स्टेट्स आते हैं, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड, और इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो हमको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस, लाइव पोजीशन एनालिसिस, गेम्स एनालिसिस एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस और पे ऑफ को एक्सप्लेन करता है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए इंटरेक्शन एनालिसिस किसको स्टडी करता है कि कम्युनिकेशन के दौरान जब 2 लोगों के ईगो स्टेट्स जो हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका मेन फोकस होता है कम्युनिकेशन के पैटर्न को समझना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन को पैटर्न को समझ रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और ऑप्शन बी ये बताता है कि व्यक्ति अपने और दूसरों के बारे में क्या सोचता है ना, तो ये सेल्फ परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है गेम्स एनालिसिस। तो ये वो कंपोनेंट है जो साइकोलॉजिकल गेम्स को एक्सप्लेन करता है। साइकोलॉजिकल गेम्स ऐसे इंट्रैक्शंस होते हैं जिनमें लोग हिडन मोटिव्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं। इन गेम्स का एंड यूजुअली एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ से होता है, जैसे ब्लेम गेम हो गया, विक्टिम गेम हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। तो इन सिचुएशन में लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे उन्हें इमोशनल या साइकोलॉजिकल पे ऑफ मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन डी को आप समझ लेते हैं। ऑप्शन डी इज स्क्रिप्ट एनालिसिस। अब ये एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति का लाइफ पैटर्न और बिहेवियर है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कैसे डेवलप होता है। ये बताता है कि चाइल्डहुड में पेरेंट्स और सोसाइटी से मिलने वाला जो मैसेज है वो व्यक्ति की लाइफ स्क्रिप्ट बना देता है, लेकिन इसके रिलेशन अल्टीरियर ट्रांजैक्शन और पे ऑफ से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है यहाँ पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेम्स एनालिसिस। राइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब स्ट्रेसर इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस स्टेट। मतलब ऐसा स्ट्रेसर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात हो रही है, नहीं की बात हो रही है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो जॉब स्ट्रेसर नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं जॉब स्ट्रेस की बात करूँ ना तो जॉब स्ट्रेस से बहुत सारे फैक्टर्स से क्रिएट हो सकती है, जैसे टास्क रिलेटेड फैक्टर्स हो गए या रोल रिलेटेड फैक्टर्स हो गए या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या प्रोसेस फैक्टर्स हो गए, और हमें आइडेंटिफाई करना है इन दिए गए ऑप्शन में से कि कौन सा प्रोसेस स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, अब अपन ऑप्शंस को समझेंगे। ऑप्शन ए क्या बोलता है, स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स को बहुत नैरो और स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड किया जाता है ना। जब एम्प्लॉयज़ को बार बार एक ही टास्क करना पड़ता है तो उससे क्या होता है, बोर्डम आता है। ठीक है, क्रिएटिविटी कम होती है और स्ट्रेस हो सकती है। लेकिन स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रोसेस का नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस स्ट्रेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अपन ऑप्शन ए को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी ऑप्शन ए को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे
नॉट की बात हो रही, जो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अपन दूसरे ऑप्शंस को भी समझ रहे हैं क्योंकि वो हमारे क्या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस स्ट्रेस हैं, ठीक है, तभी अपन बी सी डी को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और ए हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात हो रही। तो टाइट कंट्रोल्स क्या होता है? टाइट कंट्रोल्स मतलब कि मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय के काम को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है ना। जब एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी फ्रीडम नहीं मिलती ना, तो प्रेशर बढ़ता है और मोटिवेशन कम हो जाता है, तो इससे स्ट्रेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये भी एक स्ट्रेसर है। अब सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जिससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनके ओपिनियंस की इंपॉर्टेंस नहीं है ना, और उनकी ऑटोनॉमी लिमिटेड है, तो इससे भी स्ट्रेस हो सकती है, तो ये भी एक स्ट्रेसर है। अगर मैं लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक की बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि एम्प्लॉय को उनके वर्क के बारे में प्रॉपर फीडबैक ना मिलना, है ना। तो प्रॉपर उनको फीडबैक नहीं मिलेगा तो उनको नहीं पता होगा कि हमको कहाँ इंप्रूव करना है, तो उससे क्या आ जाएगी, कन्फ्यूजन आ जाएगी, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा और स्ट्रेस क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, तो ये भी स्ट्रेसर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें वो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जो स्ट्रेसर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी नॉट की बात हो रही है, ठीक है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली लर्न करता है, नॉलेज शेयर करता है, इनोवेशन को इनकरेज करता है ना, तो उसको बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन बनता है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलर किसने बनाया, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलर बनाया पीटर सेंगे ने, पीटर सेंगे ने इसको पॉपुलर बनाया। अब अपन ऑप्शंस को समझते हैं। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सजेशंस, ठीक है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को आइडियाज़ और सजेशंस देने के लिए इनकरेज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, न्यू सोल्यूशंस मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली इंप्रूव करती है, तो इसलिए ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऑप्शन ए हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन बी क्या है, ओपननेस। ओपननेस का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और ओपन एनवायरनमेंट होता है, जिससे एम्प्लॉयज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ तो ऑप्शन सी क्या है, टीम वर्क। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोलैबोरेशन से क्या होता है कि लर्निंग इंप्रूव होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूँ, एम्पैथी, तो एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है कि दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीडरशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसको क्या किया है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। So these were the 5 important Unit 2 PYQs. So if you found this detailed explanation helpful, so let me know in the comments. I will continue this PYQ series in the next video. Okay. And yes, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class. Thanks for watching.